वेलकम बैक व्यूवर्स टू योर यूट्यूब चैनल मैडी 6। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक टाइप ऑफ अनीमिया के बारे में जो है सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया एक बहुत ही रेयर टाइप ऑफ अनीमिया होता है जो आपको कुछ ही पेशेंट्स में देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया होता क्या है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, ऐसे कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से किसी एक पेशेंट को सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है, चाहे वो कंजेनिटल कॉज हो मतलब हेरिडिटरी कॉज हो या फिर एक्वायर्ड कॉज हो। उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आफ्टर डैट हम पढ़ेंगे कि अगर कोई एक पर्सन अफेक्टेड हो जाता है तुम्हारे सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया से, ठीक है, या उसको सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है तो उसकी आरबीसीज के अंदर कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो पर्सन अफेक्टेड हैं या जिन पर्सन को सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया हो गया है उनकी बॉडी में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलने वाले हैं। एंड एट लास्ट हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे स्पेशल टेस्ट के बारे में जो हेल्प करते हैं लैब टेक्नीशियंस को, ताकि वो डायग्नोस कर सके कि जो पर्सन है वो अफेक्टेड है सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया से। ठीक है, तो सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया के बारे में पढ़ने से पहले हम एक बेसिक इंट्रो ले लेते हैं कि सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया होता क्या है। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया, तो सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया अगर हमसे कोई पूछता है कि अगर एक पेशेंट आपके पास आया और वो पेशेंट कैसा है, अनीमिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अनीमिया किसको हो सकता है, जिन भी लोगों के या तो आरबीसीज का नंबर डिक्रीज हो या फिर हम बोलें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन, जो हीमोग्लोबिन आरबीसीज के अंदर होता है उसकी कंसंट्रेशन या उसका अमाउंट डिक्रीज हो गया है, वो पेशेंट अनीमिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आता है सिड्रोब्लास्ट में, ब्लास्टिक वर्ड का मतलब होता है प्रीकर्सर। ठीक है, तो सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया एक फॉर्म ऑफ अनीमिया है जिसमें आपको आरबीसीज की जो प्रीकर्सर स्टेजेस होती हैं उसमें आयरन का एक्यूमुलेशन देखने को मिलने वाला होता है। क्या, तो एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन इज सीन इन एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन is seen in the precursor of RBCs। तो RBCs के प्रीकर्सर्स में आपको क्या देखने को मिलने वाला होता है, RBCs के प्रीकर्सर में आपको एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है आयरन का। ओके, अब ये आयरन आया कहाँ से, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बात जानते हैं कि जो हमारा आरबीसीज है, तो उन जैसे कि हमारा एक आरबीसीज है, तो इस आरबीसीज के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है तुम्हारा हीमोग्लोबिन। जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। और ये जो हीमोग्लोबिन है वो एक कॉन्जुगेटेड एंड कलर्ड प्रोटीन है, और ये हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है हीम यूनिट और एक होती है ग्लोबिन प्रोटीन चेन। तो हमारी 4 ग्लोबिन प्रोटीन चेन्स होती हैं, उसमें होती हैं 2 हमारी अल्फ़ा होती हैं और 2 हमारी बीटा होती हैं। क्लियर। अब हीम यूनिट की बात करें तो जो हीम यूनिट है वो हमारे 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है आयरन और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो है प्रोटोपॉरफायरिन। ठीक है, तो प्रोटोपॉरफायरिन एंड आयरन मिल करके हमारे हीम यूनिट को बनाते हैं। क्लियर। अब देखते हैं, अब क्या करते हैं, देखो जो हमारा पूरा हीमोग्लोबिन है ना, वो हीमोग्लोबिन हमारा कहाँ बनता है, 2 जगह बनता है। एक होता है हमारा साइटोप्लाज्म एंड सेकंड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया ये वो 2 जगह है जहाँ पर पूरा हीमोग्लोबिन बनता है। क्लियर। अब ये हीमोग्लोबिन की पूरी फॉर्मेशन होती कैसे है, तो हमारे पास 2 कंपाउंड होते हैं, एक कंपाउंड होता है हमारा ग्लाइसिन और दूसरा होता है हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम। क्या होता है दूसरा होता है हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम। तो ये हमारा जो ग्लाइसिन है और सक्सिनाइल कोएंजाइम है, ये दोनों आपस में मिलते हैं और फॉर्म करते हैं हमारे डेल्टा अमीनो लेव्युलिनिक एसिड को। किसको, डेल्टा अमीनो लेव्युलिनिक
एसिड को ये फॉर्म करते हैं। अब ये जो फॉर्मेशन हो रही है ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम से डेल्टा अमीनो लेवुलिनिक एसिड की, यहाँ पे हमें एक एंजाइम चाहिए होता है जिस एंजाइम का नाम होता है ALAS एंजाइम। ठीक है, अब ये ALAS एंजाइम का नाम क्या है? अमीनो लेवुलिनिक एसिड सिंथेस। S स्टैंड फॉर सिंथेस। और इसके बाद ये जो हमारा अल्फ़ा अमीनो लेवुलिनिक एसिड है, ये भी बहुत सारी प्रोसेसेस, मतलब बहुत सारे कन्वर्जन्स के अंडरगो जाता है और अल्टीमेटली क्या फॉर्म करता है? अल्टीमेटली हमारा फॉर्म करता है प्रोटोपोरफायरिन को। किसको फॉर्म करता है? प्रोटोपोरफायरिन को फॉर्म करता है। और यही प्रोटोपोरफायरिन फिर किसके साथ बाइंड करता है? फिर ये बाइंड करता है हमारे Fe2 मॉलिक्यूल के साथ में। और इनकी बाइंडिंग से होता क्या है? इनकी बाइंडिंग से हमारा हीम ग्रुप फॉर्म हो जाता है और वो हीम फिर ग्लोबिन से मिलके हीमोग्लोबिन बनाता है। ये तो हो गए नॉर्मल प्रोसेसेस। बट सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया में क्या देखने को मिलेगा? सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया में तुम्हें देखने को मिलेगा कि जो तुम्हारा ये ALAS एंजाइम है, इस ALAS एंजाइम में क्या होगा? डिफेक्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? आपको डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर ALAS एंजाइम में ही डिफेक्ट देखने को मिल रहा है तो हमारा क्या होगा? तो हमारा जो प्रोटोपोरफायरिन बनना होगा वो प्रोटोपोरफायरिन प्रॉपर नहीं बनेगा। वो कैसा बनेगा? डिफेक्टेड बनेगा। कैसा बनेगा? हमारा डिफेक्टेड प्रोटोपोरफायरिन बनेगा। और ये डिफेक्टेड प्रोटोपोरफायरिन फिर हमारे Fe के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली जो हमारा हीम ग्रुप है वो कम बनेगा या फिर बनेगा ही नहीं या फिर बहुत कम बनेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से होता क्या है? ये जो हमारा Fe है ना, ये जो Fe आयरन है, ये आयरन मॉलिक्यूल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है। जो हमारा फ्री आयरन है, ये फ्री आयरन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है। तो यही चीज़ आपको देखने को मिलती है किसमें? सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया में। तो अभी हमने पढ़ा ना, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया में क्या देखने को मिलेगा? आपको आयरन की एक्यूमुलेशन देखने को मिलने वाली होती है RBCs के अंदर। क्लियर? ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया से। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया एक ऐसा टाइप ऑफ अनीमिया है जिसमें आपको RBCs के जो प्रीकर्सर स्टेजेस हैं वहाँ पे आपको आयरन का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। क्लियर? एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या पढ़ी कि सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया में जो प्रोटोपोरफायरिन फॉर्म हो रहा था वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पा रहा था। ठीक है, एंड जो Fe हमारा बच रहा था वो Fe हमारा एक तो बाइंड नहीं कर पा रहा है हमारा प्रोटोपोरफायरिन से, तो वो हमारा बच गया ना, तो वो Fe हमारा फिर एक्यूमुलेट होने लगता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो एट लास्ट आपको आयरन एक्यूमुलेटेड देखने को मिलेगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके, चलिए, तो सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया क्या है? तो सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया एक कोई सिंगल डिजीज़ नहीं है बल्कि एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। मतलब कि सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। जैसे पहला, इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, मतलब कि जो हमारी RBCs की प्रोडक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। समझो, अगर हमारा प्रॉपर अमाउंट में ही हीम मॉलिक्यूल और हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा तो RBCs के अंदर हीमोग्लोबिन होगा ही नहीं, तो इसकी वजह से जो पूरी एरिथ्रोपोइसिस है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। सेकंड, आपको आयरन की एक्यूमुलेशन देखने को मिलने वाली है किसमें? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। और किनके माइटोकॉन्ड्रिया में? RBCs के प्रीकर्सर के माइटोकॉन्ड्रिया में। यही हमने बात पढ़ी ना अभी। देखो, एरिथ्रोब्लास्ट क्या होते हैं? RBCs के प्रीकर्सर्स होते हैं। तो इन RBCs के प्रीकर्सर्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको आयरन की एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगी। ठीक है। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट। अब इसका मतलब समझो, तो जैसे ये हमारे क्या नाम है, प्रीकर्सर ऑफ RBCs है, एक एरिथ्रोब्लास्ट है। अब जो RBCs के प्रीकर्सर होते हैं उनके पास तो न्यूक्लियस होगा ही। ठीक है, तो ये रहा उनका न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के आसपास जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जिनके पास आयरन है वो आके जमा हो जाएंगे या फिर उसके पास आके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। और इसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट का नाम देते हैं। ठीक है, तो
तो इन द बोन मैरो विच आर इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स विथ आयरन डिपॉजिट्स फॉर्मिंग अ रिंग अराउंड न्यूक्लियस। तो हमें इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स कहाँ देखने को मिलेंगे? इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स देखने को मिलते हैं बोन मैरो में। तो बोन मैरो में जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर आपको आयरन डिपॉजिट्स देखने को मिलेगा जो न्यूक्लियस के अराउंड एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया एक फॉर्म ऑफ अनीमिया है जिसमें आयरन जो है अवेलेबल रहता है, पर वो आयरन प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जा सकता हीमोग्लोबिन को फॉर्म करने के लिए। तो अल्टीमेटली जो पेशेंट है उन्हें अनीमिया तो रहेगा ही रहेगा, पर उनके पास आयरन जो है वो ओवरलोडेड है, मतलब अच्छे खासे अमाउंट में उनके पास आयरन प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया के बारे में कि इटियोलॉजी ऐसे कौन कौन से कारण हैं। तो कॉजेज़ के बेसिस पे हमने क्या किया है? कॉजेज़ के बेसिस पे हमने सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया को दो टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया है। ठीक है, पहला है कंजेनिटल सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। कंजेनिटल का मतलब होता है कि इनहेरिटेड सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। क्या? इनहेरिटेड सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। अब इसमें होता क्या है? तो ये जो तुम्हारा कंजेनिटल या फिर आप बोलो इनहेरिटेड सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया है, ये आपको किस में देखने को मिलेगा? एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स में। मतलब ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, और मेनली बोलो तो मेल्स के पास में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो ज़्यादा अफेक्टेड कौन हो सकते हैं? जो मेंस हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो अभी हमने इसमें क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या था? हमारे पास ग्लाइसिन था, और वो ग्लाइसिन सक्सिनाइल को एंजाइम से मिल रहा था। क्या? तो हमारे पास क्या था? ग्लाइसिन था और सक्सिनाइल को एंजाइम था। तो ये ग्लाइसिन और सक्सिनाइल को एंजाइम ALA सिंथेज की मदद से डेल्टा ALA में कन्वर्ट हो रहे थे। बट होता क्या है कि जो हमारा ALA सिंथेज है, ये ALA सिंथेज जो एंजाइम है, इसको बनाने के लिए एक जीन होता है ALAS2 जीन। तो अगर इस ALAS2 जीन में ही कोई म्यूटेशन या कोई डिफेक्ट हो तो प्रॉपर वे में हमारा ALA सिंथेज एंजाइम बनेगा ही नहीं, और आपको अल्टीमेटली क्या देखने को मिलेगा? आपको अल्टीमेटली देखने को मिलेगा कि जो पेशेंट है उसको सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया है। ठीक है, ओके। अब अगर हमारा ALAS2 जीन में डिफेक्ट है तो उसकी वजह से हमारा क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारा प्रोटोपोरफायरिन अल्टीमेटली बन रहा था वो कैसा बन रहा था? डिफेक्टेड प्रोटोपोरफायरिन बन रहा था, जो क्या है? जो कि प्रॉपरली हमारा बाइंड नहीं कर पाएगा आयरन के साथ में, और हमारा हीम ग्रुप जो है वो बन नहीं पाएगा। तो हमने पहले पढ़ा कंजेनिटल, सेकेंड हम पढ़ रहे हैं एक्वायर्ड सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया के बारे में। तो एक्वायर्ड सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया मतलब कि ऐसी कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिस मतलब बर्थ के बाद में आपने ऐसी क्या चीज़ें खा ली हैं, ऐसी कौन सी चीज़ों के कांटेक्ट में आए हो जिसकी वजह से आपको सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ड्रग टॉक्सिन इंड्यूस्ड। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो हमारे उस हीम सिंथेसिस की जो प्रोसेस है, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए जो हीम कंपाउंड चाहिए, उस हीम के सिंथेसिस में या फिर जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शनिंग है उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। जैसे पहले हम पढ़ते हैं, हमारे पास क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? अल्कोहल है। तो अगर हम लोग अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? जो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी एंजाइम्स हैं वो सारे डैमेज होंगे, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम्स डैमेज होने वाले हैं तो ना ही प्रॉपर वे में प्रोटोपोरफायरिन बन पाएगा, और जिसकी वजह से ना ही कोई आयरन बाइंडिंग हो पाएगी, और अल्टीमेटली हीम नहीं बन पाएगा। या फिर अगर हम लोग ड्रग जैसे क्लोरामेफेनिकॉल, तो ये क्लोरामेफेनिकॉल के अगर हम लोग ज़्यादा कंजप्शन करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन सिंथेसाइज करता है वो प्रोटीन सिंथेसाइज इनहिबिट हो जाएगा, तो प्रॉपरली प्रोटीन भी नहीं बन पा रहा। और अगर आप लार्ज अमाउंट में लेड को कंज्यूम करते हो या फिर आपकी बॉडी के अंदर लेड पॉइजनिंग देखने को मिलती है, तो जो एंजाइम ALA एंजाइम है जो कि हीम सिंथेसिस में मदद करता है, उसकी फंक्शनिंग भी इनहिबिट हो जाएगी, मतलब वो भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है,
तो पहले हमने क्या पढ़ा, कंजेनिटल कॉज पढ़ा। कंजेनिटल कॉज में हमने पढ़ा कि ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। देन हमने पढ़ा एक्वायर्ड कॉज में सबसे पहले हमने पढ़ा कि ड्रग या फिर टॉक्सिन्स की वजह से क्या हो सकते हैं। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है हमारे इस हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करने के लिए। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा विटामिन B6 डेफिशिएंसी, ठीक है। तो जो हमारे पास अमीनो लेवुलिनिक एसिड सिंथेज एंजाइम था, उस एसिड सिंथेज एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है, क्योंकि जो विटामिन B6 है वो एक को फैक्टर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? को फैक्टर की तरह काम करता है। मतलब समझते हैं, जैसे हमारे पास ग्लाइसिन था और ये ग्लाइसिन किसके साथ मिल रहा था? सक्सिनाइल को एंजाइम के साथ मिल रहा था और अल्टीमेटली हमारा क्या फॉर्म कर रहा था? डेल्टा अमीनो लेवुलिनिक एसिड फॉर्म कर रहा था। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए था? हमें यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम था अमीनो लेवुलिनिक एसिड सिंथेस, ठीक है, ये हमारा एंजाइम था। तो इस एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक को फैक्टर की ज़रूरत होती है। ये को फैक्टर कौन होता है? ये को फैक्टर होता है B6। तो अगर विटामिन B6 प्रेजेंट नहीं होगा प्रॉपर अमाउंट में तो ALAS एंजाइम की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, और अगर इसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हुई तो अल्टीमेटली जो हमारे पास प्रोटोपॉर्फायरिन बनेगा वो ढंग से नहीं बन पाएगा। क्लियर? सेकेंड होती है हमारी कॉपर डेफिशिएंसी। कॉपर भी बहुत ही सफिशेंट अमाउंट में ज़रूरत होती है। कॉपर की भी बहुत सफिशेंट अमाउंट में ज़रूरत होती है। किसके लिए? आपके आयरन मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स के लिए, ठीक है। थर्ड जो हमारी कंडीशन आती है, थर्ड कंडीशन आती है हमारी माइलोडिस्प्लास्टिक, ठीक है। अब ये माइलोडिस्प्लास्टिक जो टर्म है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो बोन मैरो के अंदर जो हमारे हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं, जो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स हमारे माइलॉइड और लिम्फॉइड सीरीज़ में कन्वर्ट होते हैं और हमारे जितने भी टाइप के मतलब हमारे RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स तीनों ही इन्हीं हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स से बनते हैं। तो अगर इन हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स की फंक्शनिंग ही इम्पेयर्ड हो जाए किसी भी रीज़न की वजह से तो क्या होगा? प्रॉपर अमाउंट में RBCs नहीं बन पाएंगे, और अगर प्रॉपर अमाउंट में RBCs नहीं बनेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? अनीमिया देखने को मिलेगा। क्लियर? गुड। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन टू सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। सेकंड हमने पढ़ लिया कॉजेज ऑफ सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। थर्ड हम पढ़ रहे हैं कि अगर कोई एक पर्सन अफेक्टेड है हमारा किससे? सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया से, तो उसकी RBCs में कौन कौन सी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हमने पेशेंट के ब्लड को कलेक्ट किया, वीनस ब्लड को लिया और उसकी हमने क्या बनाई? पेरिफेरल स्मीयर बना ली, ठीक है। जब हम पेरिफेरल स्मीयर बना लेंगे तो उसके बाद उस पेरिफेरल स्मीयर को हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर विजुअलाइज करेंगे। तो जब माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो सेल्स हैं, RBCs हैं, वो माइक्रोसिटिक है और हाइपोक्रोमिक है। माइक्रोसिटिक का मतलब जो सेल का साइज है वो छोटा है, ठीक है, नॉर्मल से, और हाइपोक्रोमिक का मतलब जो कलर है या फिर आप बोलो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो भी कम है, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? सेल्स जो हैं वो स्मॉलर देखने को मिलेंगे और पेलर सेल्स देखने को मिलेंगे पेरिफेरल स्मीयर में, ठीक है। अब ऐसी ही सेम चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलती हैं, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में भी हमारा जो MCV है और NCH है वो दोनों ही डिक्रीज हो जाता है, और ऐसा ही सेम हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। बट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन की कमी होती है, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि आयरन स्टोर्स तो प्रॉपर है, ठीक है। तो कई बार जब हम लोग डायग्नोसिस करते हैं तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि पर्सन को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया है, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रॉपर टेस्टिंग होगी जिसके बारे में भी आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड हमें क्या देखने को मिलेगा? उसी पेरिफेरल स्मीयर में बेसोफिलिक स्टिबलिंग देखने को मिलने वाली है। इसका मतलब क्या है कि अगर लेड पॉइजनिंग का कंडीशन होगा, मतलब अगर पर्सन को सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया क्यों हुआ है? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर लेड ज़्यादा अमाउंट में है। तो RBCs के अंदर आपको ब्लू कलर के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स देखने को मिलने वाले हैं, और ये ब्लू कलर के ग्रैन्यूल्स कौन से होते हैं? ये ब्लू कलर के ग्रैन्यूल्स जो हैं वो राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है।
तो देखो बेसोफिलिक स्टिबलिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ब्लू कलर के ग्रैन्यूल्स आपको आरबीसीज में देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है कि जो आरडीडब्ल्यू है, आरडीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, आरडीडब्ल्यू का मतलब है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। अब ये रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ का मतलब क्या होता है कि जो आपकी नॉर्मल ब्लड स्ट्रीम है, समझो कि आपकी ब्लड स्ट्रीम है, ये आपका एक आरबीसीज है और आपका एक ये आरबीसीज है, ठीक है। मतलब अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में जो साइज ऑफ आरबीसीज हैं वो अलग अलग है, मतलब माइक्रोसिटिक सेल्स भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और मैक्रोसिटिक सेल्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि ब्लड स्ट्रीम में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, डिफरेंट साइजेस के सेल्स हैं, तो आप बोल सकते हो कि आरडीडब्ल्यू भी इंक्रीज्ड है। क्लियर? तो ये जो हमने पढ़ा, ये जो हमने पढ़े मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस किसमें, आरबीसीज में, वो हमने पढ़े पेरिफेरल स्मीयर में। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर हम लोग बोन मैरो से एस्पिरेशन करते हैं, बोन मैरो से एस्पिरेट निकालते हैं और उस एस्पिरेट का स्मीयर बना के विजुअलाइज करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तब क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट देखने को मिलेंगे। वही रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट मतलब कि ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के हमारे बीच, सॉरी ये हमारा आरबीसीज हो गया, आरबीसीज के सेंटर में ये न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको ब्लू कलर के आयरन स्टोर्स देखने को मिलेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक्यूमुलेटेड है आयरन, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, बोन मैरो से एस्पिरेट निकालेंगे और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर विजुअलाइज करेंगे, किससे स्टेन करके, प्रूशियन ब्लू स्टेन, ठीक है। प्रूशियन ब्लू स्टेन से अगर आप स्टेनिंग करोगे तो आपको रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट देखने को मिलेंगे। क्लियर? रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट का मतलब क्या है कि जो आपके एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स हैं, मतलब जो आरबीसीज के प्रीकर्सर हैं, उन आरबीसीज के प्रीकर्सर के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, आयरन लोडेड माइटोकॉन्ड्रिया, वो एक रिंग वाले स्ट्रक्चर में देखने को मिल सकते हैं। गुड। इसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं पेशेंट को, मतलब कि ऐसे कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है जो देखने को मिल सकते हैं पेशेंट को सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया केस में। सिंपल, फटीग, थकान देखने को मिलेगी, वीकनेस, कमजोरी देखने को मिलने वाली है, पेल स्किन जो है वो थोड़ी सी पीली हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको प्रॉपर सांस नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर आरबीसीज और हीमोग्लोबिन कम है, तो हाइपॉक्सिया कंडीशन तो देखने को मिलेगी। अच्छा, डार्क यूरिन जो है आपका डार्क आएगा, और हिपैटो स्प्लीनोमेगाली मतलब इनलार्ज स्प्लीन और लिवर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और ये डार्क यूरिन और हिपैटो स्प्लीनोमेगाली जो है वो कुछ ही केसेस में देखने को मिलते हैं, ठीक है, बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस, मतलब ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं। देखो, सबसे पहले तो होता क्या है कि जो हमारी आरबीसीज हैं, आरबीसीज के प्रीकर्सर्स हैं, प्रीकर्सर आरबीसीज का मतलब क्या, सबसे जो हमारे मैच्योर आरबीसीज के ऊपर आते हैं रेटिकुलोसाइट्स के ऊपर आते हैं एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। तो इन्हीं एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स के अंदर आयरन एंटर कर जाता है, ठीक है। और वो आयरन इनके अंदर एंटर क्यों कर पा रहा था, क्योंकि जो हमारे हीम मॉलिक्यूल को बनाने के लिए प्रोटोपोरफायरिन चाहिए, वो प्रोटोपोरफायरिन डिफेक्टेड बना, जिसकी वजह से हमारा जो आयरन है वो प्रॉपरली बाइंड नहीं कर पाया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, एंजाइम डिफेक्ट की वजह से। तो वो ALAS एंजाइम में जो डिफेक्ट था उसकी वजह से प्रोटोपोरफायरिन बन नहीं पाया, या फिर आप बोलो इम्पेयर्ड प्रोटोपोरफायरिन बना, तो आयरन उसके साथ बाइंड नहीं कर पाया और अल्टीमेटली जो हीम मॉलिक्यूल है वो नहीं बन पाया, ठीक है। तो जितना भी आयरन था वो सारा कहाँ एक्यूमुलेट हो गया, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सारा आयरन एक्यूमुलेट हो गया। और फिर क्या हुआ, उस आयरन ने जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है, उसने तुम्हारा एक रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। उसने क्या किया, एक रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, किसके अराउंड, आरबीसीज के अराउंड बना लिया, ठीक है। क्लियर? तो आरबीसीज जो बनती हैं यहाँ पे वो कैसी बनती हैं, पुअरली बनती है, मतलब समझो इमेच्योर आरबीसीज हैं, उसी के साथ साथ उन इमेच्योर आरबीसीज के अंदर ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया हैं जिसके पास आयरन जो है वो एक्यूमुलेटेड है, ठीक है। तो आरबीसीज कैसी बनी, बहुत ही पुअरली फॉर्म हुई। अब अगर पुअरली आरबीसीज बनी है तो वो बहुत जल्दी मर भी जाएंगी,
ठीक है। हाँ, और ये सारी चीज़ें क्यों देखने को मिली? क्योंकि जो हमारा एरिथ्रोपोइसिस था वो इनफेक्टेड था, इनइफेक्टिव, मतलब बोन मैरो की फंक्शन ही प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। और अगर सारी आरबीसीज मर जा रही हैं जल्दी, तो पर्सन को क्या होगा? अनीमिया की कंडीशन देखने को मिलने वाली है। बट अनीमिया की कंडीशन तो देखने को मिलेगी ही, पर जितना भी आयरन है वो आपको ओवरलोडेड है। मतलब आप उसका सीरम में आयरन देखोगे तो आपको प्रॉपर मिलेगा, आपके टिश्यूज़ में आयरन देखोगे वो प्रॉपर देखने को मिलेगा, बट पेशेंट जो होगा अफेक्टेड होगा अनीमिया से। अब बात करेंगे कुछ ऐसे स्पेशल टेस्ट के बारे में जो हमें हेल्प करेंगे डायग्नोस करने में कि अच्छा ये सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया ही है। सबसे पहला जो टेस्ट है वो है कि हमने बोन मैरो का एस्पिरेशन किया, बोन मैरो से एस्पिरेट निकाला और उस एस्पिरेट का एक स्मीयर बनाया और उस स्मीयर को हमने प्रूशियन ब्लू स्टेन से स्टेन किया। जब आप इस चीज़ को, मतलब इस तरह ऐसे स्मीयर को स्टेन करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको आरबीसीज देखने को मिलेंगे और उन आरबीसीज के आसपास में आपको रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट देखने को मिलने वाला है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया को डायग्नोस करने के लिए, ये वाला टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया को डिफरेंशिएट करना है किससे? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया से, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में और सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया में दोनों में ही एमसीएच और एमसीवी कम होता है, तो हम इजीली इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। बट अगर हम लोग क्या करेंगे, सीरम आयरन को देखेंगे, ठीक है, फेरिटिन को देखेंगे, ट्रांसफेरिन को देखेंगे, ठीक है, तो सीरम आयरन, फेरिटिन, ट्रांसफेरिन ये सब इंक्रीज्ड होता है हमारा सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया की केस में, बट आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की केस में ये डिक्रीज होता है। अगर हम जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, तो हमें देखने को मिलेगा कि ये भाई ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है जो कि मेनली मेन में देखने को मिलेगा। और कौन से जीन में डिफेक्ट है? हमारा जो ALAS2 जीन है उसमें कोई म्यूटेशन है, कोई चेंज है, जिसकी वजह से जो एमिनो लेवुलाइन सिंथेस एंजाइम वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है। और लास्ट में अगर आप विटामिन B6 के लेवल्स देखोगे तो विटामिन B6 के लेवल्स भी इसमें डिक्रीज्ड हैं, क्योंकि जो विटामिन B6 है वो किसकी तरह काम कर रहा है? एक को फैक्टर की तरह काम कर रहा है। किसके लिए? ALAS एंजाइम के लिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लेट मी नो आपको कौन कौन से और नए टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, ठीक है। एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।